नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉग ऑफ द मैगस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 338 जिसका नाम है टावर गेनी नंबर 1। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। लेलिन एक बहुत ही पावरफुल मैगस है जो अपना खुद का मैगस टावर बना रहा था। उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा इस टावर के कंस्ट्रक्शन में ना लगाया है और फाइनली वो टावर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्पेक्टिकुलर सीन से। जब लेलिन ने टावर को एक्टिवेट किया तो पूरी टावर के ऊपर एक चमकती हुई स्टारलाइट की रिंग बन गई और साथ में बहुत सारे रुइन भी ग्लो करने लगे, ऐसे जैसे न वो जिंदा हों, बिल्कुल सांस लेते हुए। फिर एक नीली सी फिगर मेट्रोलाइज होती है लेनिन के सामने और वो कहती है, मास्टर, ये टावर गेनी आपकी सेवा में हाजिर है। ये टावर गेनी कोई आम चीज़ नहीं थी। ये लेलिन की अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से ब्रांडेड थी, मतलब सीधा लेलिन से कनेक्टेड। और ये टावर एक साथ मतलब एक थी तो टावर की हर छोटी बड़ी चीज़ मैनेज कर सकती थी। अब आते हैं सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेलिन ने अपने एआई चिप को एक डुप्लीकेट सीड, एक नीला सीड अपने माथे से निकाला और टावर गेनी में डाल दिया। अब सोचते हैं क्या हुआ है यहाँ पर। लेलिन के पास एक सुपर नेचुरल एआई चिप है उसके दिमाग में, जो एक सुपर कंप्यूटर की तरह ना काम करता है। वो डाटा प्रोसेस करता है, कैलकुलेशन करता है और रिसर्च में हेल्प करता है। ये उस दुनिया की सबसे बड़ी ओपी चीज़ है लेलिन के पास। जब ये सीड टावर गेनी में घुसा तो गेनी की आंखों में डाटा की नदियां बहने लगी। इतना ज़्यादा डाटा कि न्यूली फॉर्म्ड गेनी की फिगर खुद ही फ्लिकर करने लगी, मतलब वो ऑलमोस्ट क्रैश हो गई। और फिर तो वो एक लाइट बॉल में ना बदल गई। और तब सुनाई दिया वो आइकॉनिक एआई चिप की आवाज़, डिजिटाइजेशन कंप्लीट, एआई चिप सिस्टम इज नाउ सर्विंग यू, प्लीज चूज इंटीरियर अपीयरेंस। लेलिन ने बोला, ट्री एल्फ। और देखते देखते वो लाइट बॉल एक छोटी सी नीली परी में ना बदल गई, इंसान के सर के बराबर साइज की। और उसके मतलब पंखों में ना स्टार लाइट थी। लेलिन ने उसका नाम रखा नंबर 1। अब ना यहाँ पर ना ये क्यों किया सब समझते हैं। आम टावर गेनीचर सिर्फ टावर के अंदर की चीज़ें मैनेज कर सकती हैं। उनकी कैलकुलेशन पावर लिमिटेड होती है। लेकिन लेलिन का नंबर 1 वो एआई चिप की प्रोसेसिंग पावर से इक्विप्ड है। इसका मतलब है कि पहली बात, लेलिन दूर से बैठ के पूरी टावर कंट्रोल कर सकता है। दूसरी बात, नंबर 1 खुद से टावर की सिक्योरिटी होल्स ढूंढ सकता है और उन्हें रिपेयर कर सकता है। और तीसरी बात, वो कोई भी हिडन डिफेक्ट ऑटोमेटिकली फिक्स कर सकता है। और एक और चीज़, ग्रैंड ड्यूक गिलबर्ट ने क्या कुछ किया था उस रैंक 4 स्क्रॉल के साथ, ये सब अब पॉइंटलेस था, क्योंकि लेलिन ने पूरा सिस्टम अपने हिसाब से ओवरराइट कर दिया है। अब बात करते हैं टावर के अंदर के इन्वायरमेंट की। जब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी रिएक्टिव पूल एक्टिवेट हुई, टावर के अंदर एलिमेंटल पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन बाहर से 10 गुना ज़्यादा हो गई। 10 गुना ज़्यादा, 10 टाइम। ये पार्टिकल इतने डेंस थे कि आँख से भी दिख रहे थे। लेलिन को ऐसा लगा जैसे वो एक एलिमेंटल ओशियन में खड़ा हो। और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई थी, फिर भी ये टावर उससे भी आगे निकल गई। 10 गुना कम नहीं होता। इसका प्रैक्टिकल मतलब ये है कि अगर कोई लेवल 1 या लेवल 2 एप्टीट्यूड वाला वीक एग्लोइटी भी यहाँ स्टडी करे तो वो ऑफिशियल मैगोस बन सकता है, अपने लिमिट को तोड़ के। ये टावर एक चीट कोड थी सबके लिए। लेलिन ने तुरंत डिसाइड कर लिया, जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो वो यहीं रहेगा। और ऑनेस्टली कौन नहीं रहना चाहेगा ऐसी जगह पर। टावर के बाहर पार्कर और बाकी सब इतना ना बहुत ना ज़्यादा फील मतलब नहीं कर सकते थे जितना लेलिन ने किया। लेकिन जब पूरी टावर रंबल हुई और ग्लो करने लगी, सबने चीयरिंग शुरू कर दी। कुबलेर की आंखों में तो आंसू ही आ गए। क्योंकि ना मैगस टावर स्ट्रेंथ का सिंबल है सेंट्रल कॉन्टिनेंट में। इसका मतलब था कि अब क्रिस्टल फेज स्पिरिचुअल फोर्स वाला रेगुलर मैगस भी इस एरिया में घुसने से डरेगा और टावर की मॉनिटरिंग से क्राइम रेट भी गिर जाएगा।
लेलिन का पावर मोर्टल और मैगस दोनों के बीच अब फुल्ली सिक्योर था। फिर लेलिन ने टावर का दरवाजा खोला और सबको अंदर बुलाया। जैसे ही अंदर घुसे, सबका मुंह खुला का खुला रह गया पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन देख के। पार्कर तो ऑलमोस्ट रो ही दिया। उसने कहा, अगर मैं यहाँ से पड़ा होता तो शायद मैं हाइड्रोफेस तक पहुँच जाता। लिलिन ने अपने सभी सबॉर्डिनेट को रिवार्ड दिए, उनकी कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अलग अलग अथॉरिटी लेवल दिए टावर में, बेडरूम, लेबोरेटरीज, सब कुछ। पार्कर के लिए ये सपने से भी ज़्यादा था, क्योंकि वो तो सिर्फ अपने बेटे स्नूपी का फ्यूचर बनाना चाहता था। और दोस्तों, टावर यहाँ पर न सिर्फ वेपन के लिए नहीं थी। लेलिन ने एक मैगस गार्डन भी बनाया था। जब टावर एक्टिवेट हुआ तो एक्यूमुलेटेड लाइफ एनर्जी ने ऑलरेडी वहाँ उग रहे प्लांट को एक मैसिव बूस्ट बूस्ट न दे दिया। गार्डन एकदम लस ग्रीन, एकदम पूरा हरा भरा हो गया। पॉजिटिव एनर्जी पुल की वजह से पूरे वाटर एलिमेंट पार्टिकल से एकदम वाटर पूरी तरह यहाँ पर सर्कुलेट करने लगा। लिली ने बताया कि इस गार्डन से 5,000 लोगों को सस्टेन किया जा सकता है। ये टावर सिर्फ एक मैगोस बेस नहीं थी, ये एक सेल्फ सफिशिएंट किला जैसा था, जंग के वक्त के लिए बहुत काम आएगा। यहाँ पर सेलिब्रेशन के बाद लेलिन चुपके से कैसल से निकल गया। रात थी और चांदनी रोशनी थी और ठंडी हवा चल रही थी। लेलिन टावर के पास आया और एक रिंग शेप्ड रूइन से किसी को बुलाया, और यहाँ पर, मैं यहाँ हूँ, आ जाओ। अंधेरे से न एक काली फिगर निकली। लेलिन उसे अंदर ले गया। रिसेप्शन रूम में पहुँचते ही तब लेलिन ने कहा, अब छुपो मत। मेरा टावर इतना पावरफुल है कि मॉर्निंग स्टार मैगोस की स्पाइंग भी पकड़ लेता है। और तब उस फिगर ने अपना हुड हटाया और सामने आई एक सुंदर फीमेल मैगोस। उसके माथे पर गोल्डन हेडबैंड थी और वो थी तनासा। तनासा वही मतलब मैगस लीडर थी जो लेलिन ने पहले सबड्यू किया था। अब वो लेलिन की एजेंट के रूप में ना काम कर रही थी। और यहाँ पर लेलिन बोलता है, उम्मीद है रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ना तनासा ने कोई इम्पोर्टेंट मिशन कंप्लीट करके वापस आई है। फॉरगॉटन लैंड, इसके बारे में ना ये जगह मेगास वर्ल्ड का एक बैरन वेस्टलैंड है, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाली जगह। वहाँ सिर्फ वही मैगोस जाते हैं जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में पूरी तरह डेस्परेट हो चुके होते हैं, एकदम भागते हुए जाते हैं वहाँ पर। तनासा भी वैसी ही एक ना मतलब लड़की थी। अगर उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती तो सिर्फ वो नहीं, लेलिन भी बड़े मुश्किल में पड़ जाता। तो दोनों के लिए ये मिशन बहुत सेंसिटिव था। लेलिन ने तनासा से सीधा पूछा, मेरी चीज़ें कहाँ हैं? तनासा ने एक बड़ा काला बॉक्स टेबल पर रख दिया। लेलिन ने देखा सील बिल्कुल इंटैक्ट था और यहाँ पर ना कुछ ऐसा वैसा नहीं किया था और छुआ तक भी नहीं था वहाँ पर। और सेटिस्फेक्शन का एक्सप्रेशन आया लेलिन के चेहरे में। बॉक्स एकदम न खोला तो अंदर था किंग वल्चर, मतलब किंग ब्लड वल्चर का सफ़ेद पंख। याद है ना, वही मतलब ये वही फेदर है जो ब्लड लाइन ऑरा को कम्प्लीटली छुपा लेते हैं और इतने पावरफुल है कि पहले लेलिन खुद भी इनसे धोखा खा चुका था। और इन फेदर के नीचे एक पूरा खजाना, ब्लड लाइन क्रिस्टल, स्ट्रेंज बोन्स, फ्रूट और सब कुछ ब्लड लाइन पावर से भरी चीज़ें एक 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 के ऊपर एक पड़ी थी, जैसे कोई कीमत मतलब कीमत ही नहीं है। लेकिन तनासा जानती थी ये चीज़ें अगर बाहर आई तो ओरोबोरस क्लान हिल जाएगा। हर एक आइटम के लिए एक हाई रैंक्ड वॉरलॉक पागल हो जाएगा। यहाँ लेलिन की मास्टरमाइंड प्लानिंग ना समझते हैं। ये आइटम लेलिन ने पॉकेट डायमेंशन से लूटे थे। प्रॉब्लम ये थी कि ग्रैंड ड्यूक गिलबर्ट, एक मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक, वहाँ आ गया था। और मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक की ब्लड लाइन डिटेक्शन एबिलिटी लेलिन की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा थी। लेनिन को पता था कि वो खुद ये आइटम नहीं ले जा सकता। गिलबर्ट उसकी स्पाशियल पाउच और रिंग चेक करता और सब पकड़ लेता। तो लेनिन ने क्या किया, उसने सब कुछ पहले से प्लान कर लिया। असली माल सारा का सारा तनासा को दे दिया सीक्रेटली। गिलबर्ट ने लेनिन को चेक किया तो सिर्फ वही मिला जो लेनिन ने इंटेंशनली छोड़ा था। और तनासा पर ट्रस्ट वो ऐसे ही नहीं था। तनासा ने लॉयल्टी की कसम खाई थी। उसके स्पिरिट सोर्स का एक हिस्सा
लेलिन के पास था। मतलब अगर लेलिन चाहता तो तनासा अपना दिमाग खो देती बिना मरी। उसके अलावा लेलिन ने उसके लिए रिवेंज का प्रॉमिस भी किया था, डबल इंश्योरेंस। और यहाँ पर क्या बोले भाई, अब ना यहाँ पर ना ब्लड लाइन टेजर के पाइल में एक चीज़ थी जो बाकी सबसे अलग थी। एक फिंगर बोन, एक हड्डी, मतलब हड्डी की उंगली। लेकिन ये कोई आम हड्डी नहीं था, ये लामिया फिंगर बोन थी। तनाशा ने इसे देखा तो वो अनकंफर्टेबल हो गई। और वो एक क्रिस्टल फेस मैगोस है, सिर्फ एक डेथ क्रिएचर की हड्डी ने इतनी डिस्कम्फर्ट सोचते, मतलब वो ना सोच रही थी कि वो क्रिएचर जिंदा होता तो कितना पावरफुल होता। लेलिन ने सीधा बता दिया उसे, ये लामिया का फिंगर बोन है। और फिर नंबर वन को ऑर्डर दिया उस ट्रेजरी में उसे सेफली रखने के लिए। लेलिन ने तनाशा को अपने साथ नीचे बुलाया बाइंडिंग रूम में। और ये रूम देख के तनाशा का चेहरा ही बदल गया। पावर बाइंडिंग रूम, एनर्जी आइसोलेटिंग रुइंस, कोरोजिन रुइंस और कोरोसिन पावर, भेंचफुल स्प्रिट की रोना धोना, ग्रेविटी रुइंस, सब कुछ। तनासा सोच रही थी कि इतने स्ट्रिक्ट बाइंडिंग क्रिस्टल फेस मैगस भी यहाँ से नहीं निकल सकते। लेलिन की फाइनेंशियल पावर का एक और नमूना। ये रूम प्रैक्टिकली स्केप प्रूफ था। तनासा ने थोड़ा प्रोवोकेटिव टोन में ना पूछा, क्या तुम कोई बड़ा डेविल समन करने वाले हो? लेलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये इमरजेंसी के लिए है। एस्ट्रल प्लेन में बहुत कुछ अनजाना रहता है। थोड़ी तैयारी अच्छा है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि पहले सब्जेक्ट ये होगा। लेलिन ने फिंगरबोन को बाइंडिंग रूम के सेंटर में रख दिया। रेंसफोर्स्ड ग्लास का एक स्ट्रॉन्ग गेट नीचे गिरा। रूइन ग्लो करने लगी। टावर गेनी फर्स्ट लेवल बाइंडिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया। यहाँ पर नंबर वन ने ऑर्डर फॉलो किया। दो छोटी लाइटिंग क्लाउड बनी फिंगरबोन के ऊपर और क्रैकलिंग बिजली गिरने लगी उस पे। लेली ने बोला, मैं जानता हूँ तुम अभी भी वहाँ हो, नाटक बंद करो, बाहर आओ। कुछ नहीं हुआ। फिंगरबोन बिल्कुल स्टिल रही। लेलिन ने ठंडा चेहरा रखा और ऑर्डर दिया, नेक्स्ट लेवल प्यूरिफिकेशन। और तब कुछ भी नहीं रहा पहले जैसा। वो दो छोटी क्लाउड बड़ी काली हैवी स्टॉर्म क्लाउड में बदल गई। लाइटिंग अब रेड हो गई। मोटी मोटी बिजली की लताएं फिंगरबोन पर पड़ रही थी और फिंगरबोन ने पे ना नैरो क्रैक आने लगे। तानाशाह चिल्ला उठी, ऐसे करते रहोगे तो फिंगरबोन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन लेलिन का चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं आया। वो रोकने वाला नहीं था। और यहाँ पर जब ना लगा फिंगरबोन अब ब्लास्ट हो जाएगी, एक ग्रीन रिंग ऑफ लाइट बाहर आई थी। इतनी फोर्स की डार्क क्लाउड एक सेकेंड में स्प्लिट हो गए। एक ग्रीन लाइट आई और एक यंग ग्रीन हेयर्ड वोमन का पैंथम बना, सीधा लेलिन की तरफ एकदम ना यहाँ पर गाली करते हुए। ये पैंथम ना पहले से ज़्यादा इल्यूजनरी था। चेहरा और कॉम्प्लेक्स था और बहुत ना, क्या बोले, बहुत इल्यूजनरी था। आंखें प्योर ग्रीन थीं और पुपिल वर्टिकल स्लिट, बिल्कुल सांप की तरह। और जब उस लामिया की आंखें की नज़र लेलिन पर पड़ी, लेलिन का पूरा बॉडी एक सेकंड के लिए फ्रिज जैसा हो गया। माइंड कंट्रोल था ये। लेकिन नंबर वन ने तुरंत रेस्पॉन्ड किया। बाइंडिंग शुरू। और पैंथम रेंजफोर्स्ड ग्लास से न टकराए, रूइन फ्लैश करने लगे। फिर इनोमरस ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस पैंथम को जमीन पर न पिन कर दिया। और चेन ऑफ रूइंस ने एक के बाद एक आके उस ग्रीन हेयर लामिया को बाइंड कर दिया। लेलिन ने थोड़ा पानी पी के सुकून की सांस ली। बहुत क्लोज था ये। और सोचते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर। एक एंशियंट लामिया की मेमोरी फ्रैगमेंट, सिर्फ एक प्रोजेक्शन, इतनी पावरफुल थी कि लेलिन का माइंड ऑलमोस्ट स्नैच हो गया। ये है हाई ग्रेड ब्लड लाइन का, लो रैंक ब्लड लाइन पर एब्सोल्यूट कंट्रोल, कोई स्किप नहीं। ये ब्लड लाइन की डेप्थ में बर्न होता है। बाउंड लामिया गुस्से में चिल्लाई, तूने मुझसे टकराने की हिम्मत की, ग्रैंड मार्टियाज तुझे नहीं छोड़ेगी, ब्लड लाइन ट्रेटर। लेलिन ने कूल होकर न बोला यहाँ पर, सॉरी, मेरी आदत नहीं है ऐसे ऑर्डर मानना जो मेरे लाइफ को ख़त्म कर दें। लामिया ने पूछा, जाइंट कीमियन सरपेंट को लामिया ब्लड लाइन के आगे झुकना पड़ता है।
ये रैंक हायरेसी में लिखा है, तुम कैसे बचे? लेलिन ने हाथ एकदम छटकते हुए कहा, मुझे क्या पता, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो जानता था एआई चिप ने उसके ब्लड लाइन को इतना प्यूरिफाई किया था कि वो ओरिजिनल किमियोन ब्लड लाइन से अलग हो चुका था। यही वजह थी। तनाशा ने पूछा, ये क्या चीज़ है? लेलिन ने बोला, फिंगर बोन का ऑनर, एक डिस्ट्रॉयड मेमोरी फ्रैगमेंट की प्रोजेक्शन, बस इतना ही है ये। लामिया ने पूछा, तूने कब जाना? लेलिन का जवाब था, शुरुआत से। ये लाइन ना बहुत ना अनएक्सपेक्टेड है। लेलिन ने एक्सप्लेन किया, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो रिवार्ड का इंतजार करके बैठे रहे। मैं खुद चीज़ें अचीव करता हूँ। जब तुम खुद मेरे पास आई, मैं गार्ड डाउन नहीं कर सकता था। लेलिन ने प्रैक्टिकली बिलीव किया था उस पार्ट को कि लामिया उसे ना बोरिंग जगह से निकालना चाहती थी। लेकिन कोई एंशियंट मैगस जो इतनी पावरफुल वॉरलॉक हो, वो सिर्फ अकेलेपन से हार नहीं मानती। उसका कोई और प्लान था। लेनिन का गेस, लामिया असल में चाहती थी एक फिजिकल बॉडी और एक जाइंट कीमियन सर्पेंट वॉरलॉक जो एंशियंट लामिया से सप्रेस था। वो एक परफेक्ट टारगेट था बॉडी टेक ओवर के लिए। मतलब लामिया का पूरा एक्ट, इसका ना वो बोर्ड है, वो निकलना चाहती है। ये सब लेनिन को मैनिपुलेट करने की कोशिश थी ताकि वो फिंगर बोन ले जाए और फिर लामिया उसके बॉडी में घुस जाए। लेकिन लेनिन ने ये सब पहले से देख लिया था और बाइंडिंग रूम में लेके जाना, वो सब पहले से ही प्लान था। लेनिन ये सब पहले से ही जानता था। लेनिन सोच रहा है कि ना, अगर उसने लामिया फिंगर बोन को एब्जॉर्ब किया होता एज प्लान्ड, मतलब उसी वक्त, तो क्या होता? वो लामिया की मेमोरी फ्रैगमेंट उसके जाइंट किमियन सरपेंट ब्लड लाइन में सीक्रेटली मर्ज हो जाती, चुपके से, एकदम उसे ना, उससे चूसती रहती अंदर से। और जब सही वक्त आता, लामिया का सी ऑफ कॉन्शियसनेस एकदम बस्ट करता और लेनिन का बॉडी टेक ओवर हो जाता। सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस का गैप नहीं, ब्लड लाइन हायरेसी की वजह से लेलिन नेचुरली सप्रेस्ड होता, डेथ गारंटीड था। ये सोच के लेलिन का मर्डरस इंटेंट बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया। लेकिन उसने दिखाया कुछ नहीं, उसने पेशेंस रखा। मेगस टावर कंप्लीट होने दिया, तनाशा को अपने पास बुलाया, अपनी पावर मैक्सिमाइज की और फिर अपने घर में अटैक किया। और यहाँ पर कितना बड़ा दाव खेला है। बाउंड लामिया ने एक नई चाल खेली। उसके स्किल फेड हुए, वो एक सुंदर यंग गर्ल की शक्ल में आ गई। इतनी इंचांटिंग, इतनी खूबसूरत की ना, तनाशा भी देखते ही रह गई। और वो तो एक लड़की थी ना, फिर भी वो देखते ही रह गई। फिर उसने ऑफर दिया, एक ट्रेड करते हैं, मेरे लिए एक फ्लैश बॉडी ढूंढो और कोई भी जाइंट कीमियन सरपेंट वो ब्लड लाइन वाली फीमेल वॉरलॉक चलेगी। बदले में मैं तुम्हें अपना सारा नॉलेज दूंगी। मेरा मेन बॉडी रैंक 5 प्योर ब्लडेड वॉरलॉक है। सिर्फ थोड़ी सी मेमोरी भी तुम्हारे लिए गोल्ड माइंड होगी। तनाशा की सांस रुक गई। एंशियंट रैंक 5 वॉरलॉक का इनहेरिटेंस, मॉर्निंग स्टार मैगस भी इसके लिए पागल हो जाते हैं। और प्राइज सिर्फ एक फीमेल वॉरलॉक जो ओरोब्रस क्लान में इजीली मिल सकती है। लेलिन ने तालियां बजाई और बोलता है, क्या सजेशन है, जबरदस्त, मैं भी टेम्पटेड हो। लामिया पैंथम खुश होने लगी और वो बोलती है, अच्छा तो पहले। और तब लेलिन का चेहरा बदल गया। टावर गेनी, सारी स्टोर्ड एनर्जी यूज करो, बाइंडिंग को प्रायोरिटाइज करो, एम इस इंसान का खत्म करना है। तनाशा, और वो बोलती है, तनाशा को बोलता है, मेरे साथ। और ये मोमेंट ना एपिक था। लामिया बिल्कुल शॉक थी। उसने सोचा था डील हो गई। तनाशा ने एकदम सबकॉन्शियसली ऑर्डर फॉलो किया। उसकी क्रिस्टलाइज्ड, मतलब क्रिस्टल फेज स्पिरिचुअल फोर्स ने बाइंडिंग रूइंस को रेंफोर्स कर दिया। यहाँ पर इनोमोरस थंडर क्लाउड बने। राइटिंग बार बार पैंथम पर गिरती रही और वो फिगर और भी इल्यूजनरी होती गई। लामिया चिल्लाई, गद्दार, ग्रैंट मार्टियस तुझे नहीं छोड़ेंगी। और वो हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक फॉर्म में बदल गई। एक्सप्रेशन एकदम गुस्से वाला था। लेलिन ने ठंडे से कहा, जब वो मुझे ढूंढ ले तो बात करते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब वो मुझसे, मतलब मुझे ढूंढने आएंगे तो हम बात कर लेंगे।
फिर उसने ऑर्डर दिया, पावर मैक्सिमाइज करो। टावर गेनी की आवाज आई, बाइंडिंग रूइंस 120% कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं। ये सबसे पावरफुल अटैक है। एक मोटी लाल बिजली पैंथम पर आई और बूम, पूरा मैगस टावर कांपने लगा। बाइंडिंग एरिया में क्रैक आने लगे और फिर पैंथम डिसअपेट हो गई नथिंगनेस में, और एक क्रैक्ड फिंगरबोन जमीन पर गिरी। खत्म। तानाशा ने सुकून की सांस ली और लेलिन को ऐसे देखा जैसे कोई एक पागल दिख रही हो, फ्रीक दिख रही हो। ये रैंक 5 एंशियंट वॉरलॉक का इनहेरिटेंस था। तुमने एक्चुअली, लेलिन ने ठंडे से कहा। मैं टेम्पटेड तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि दिमाग खराब हो जाए। एंशियंट मैगोस के पास बहुत ज्यादा मेथड होते हैं। मैं अपने साथ एक चलता फिरता डिजास्टर नहीं रखना चाहता। यहाँ लेलिन की सोचना समझना जरूरी है। वो जानता था कि पहली बात, लामिया सिर्फ एक रेमेंट स्पिरिट थी, शायद कुछ मेमोरी फ्रैगमेंट का कॉम्बिनेशन। कितना नॉलेज एक्चुअली देती और पता भी नहीं था। तो यहाँ पर दूसरी बात, अगर वो उसे साथ रखता तो वो हमेशा स्कीम करती रहती। और तीसरी बात, एंशियंट लामिया का स्पेशलिटी था जाइंट सरपेंट स्पीसीज को एंटिस करना। लेलिन नहीं चाहता था कि उसकी बातें सबकॉन्शियसली उसके डिसीजन को अफेक्ट करे। उसके लिए सबसे प्रैक्टिकल चीज थी, सिर्फ वो चीजें एब्जॉर्ब करो जो सेफ हो। बाकी सब इल्यूजन है, धोखा है, पैसा मोह माया है, उसमें ध्यान मत दो। अब नंबर वन ने फिंगर बोन को बहुत डिटेल में स्कैन किया। लेवल वन स्कैन, कोई रेमेंट स्पिरिचुअल फोर्स नहीं। लेवल टू स्कैन, कोई एबनॉर्मल रिएक्शन नहीं। और लेवल थ्री, द फाइनल लेवल, लामिया रेमेंट स्प्रिट का कंप्लीट खात्मा कंफर्म हो गया है। रेड, ग्रीन, ब्लू रेज ने बार बार फिंगरबोन को स्कैन किया, कोई भी स्पॉट मिस नहीं किया। सिर्फ तब जब एआई चिप ने फाइनल कंफर्मेशन दी, लेलिन ने प्रोटेक्टिव लेयर हटाने का ऑर्डर दिया। फिंगरबोन मिल्की व्हाइट लाइट में फ्लोट करने करके उसके हाथ में आई। क्रैक थी वो, लेकिन लेलिन के जाइंट किमियोन सरपेंट ब्लड लाइन ने अंदर से खुशी महसूस की। ब्लड लाइन ने सेंस किया कि अगर ये बोन एब्जॉर्ब हो जाए तो ब्लड लाइन की प्यूरिटी अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच जाएगी, एडवांस भी हो सकता है। लेलिन ने सोचा, अगर अगर मेंटोर गिलबर्ट को पता चला ये फिंगरबोन मेरे पास है, तो वो मैगोस टावर तक दौड़ता आएगा। क्लान का रिश्ता, मेंटोर स्टूडेंट बॉन्ड, एथिक्स सब भूल जाएगा। इसीलिए मैगोस टावर के बाहर ये आइटम नहीं निकाला जा सकता था। टावर की एनर्जी आइसोलेशन एबिलिटी इसका मार्क्स थी, और इसी की वजह से किसी को पता भी नहीं चला था। लेकिन फिर लेलिन ने एआई चिप को डाटा दिखाया, मतलब डाटा देखा उसका, और एक और बड़ी चीज पता चली। होस्ट बॉडी के ब्लड लाइन की एक्टिविटी बढ़ रही है। ब्लड लाइन मैटुरेशन पीरियड एस्टिमेटेड 124 साल 4 महीने। सिर्फ स्किन कांटेक्ट से, सिर्फ फिंगरबोन की रेडिएशन से ब्लड लाइन मैच्योर होने की स्पीड 10 10 गुना बढ़ गई थी। मतलब लेलिन को फिंगरबोन एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पास रख के उसकी रेडिएशन से वो अपना ब्लड लाइन मैच्योर कर सकता था। लेलिन ने चिन टच किया और डिसाइड किया, टावर में रहना, फिंगरबोन सेफ स्टोर करना और रेडिएशन का मैक्सिमम यूज करना। नंबर वन को ऑर्डर दिया उसने, स्पेशल ग्रेड वन मटेरियल को सारी यहाँ पर ना सारे जगह फॉलो करके इसे स्टोर करो। सब सेटल होने के बाद लेलिन का मूड रिलैक्स हुआ। उसने तनाशा को ऑर्डर करना एकदम ना यहाँ पर टावर का टूर करवाया। टॉप ग्रेड मटेरियल देख के तनाशा दंग रह गई। फिर दोनों लिविंग रूम में न बैठे। टावर गेनी ने पॉपेट के जरिए हॉट कोको कोला और डेजर्ट सर्व किया। बहुत सिविलाइज्ड सीन था इतने इंटेंस चैप्टर के बाद। लेली ने पूछा, क्या मैं तेरा पास्ट जान सकता हूँ? तनाशा ने दोनों हाथ से एकदम मग पकड़ा और दर्द भरी एकदम नजर से ना शेयर किया। वो डार्क लूनार फॉरेस्ट, वेस्टर्न सेंट्रल कॉन्टिनेंट की मैडी लैंड से एक फेमिलियर सी कहानी, दौलत, औरत, बिट्रियल और खून और नफरत। लेलिन ने ध्यान से सुना। एनिमी का नाम मिला, स्वाइन फैमिली,
क्रिसेंट मून जिथर अलायंस में तनासा ने प्रॉमिस किया, अगर मास्टर स्वाइन फैमिली को डिस्ट्रॉय करे तो मेरा तन में, मतलब तन मन सब कुछ मास्टर का है। लेलिन ने तुरंत एग्री नहीं किया और सोचने लगा। क्रिश्चियन मून जिथर अलायंस एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इसका नाम लेलिन ने सुना था, मतलब इसमें जरूर एक मॉर्निंग स्टार मैगोस था। लेकिन वो मैगोस स्वाइन फैमिली का नहीं था, वो इंटरफेयर करने की गुंजाइश नहीं थी। लेलिन ने धीरे से कहा, मैं एग्री कर सकता हूँ, लेकिन शायद बहुत वक्त लगेगा, तैयार रहना। तानाशाह ने वरी इस्माइल के साथ कहा, समझती हूँ, मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ कि मास्टर ने एग्री किया। लेलिन को सरप्राइज हुआ और सिर्फ यही उसकी विश थी, रिवेंज, सिंपल, प्योर, डिटरमाइंड। आइडेंटिटी इशू के बारे में बात हुई। लेलिन अभी कुछ नहीं कर सकता था उस फ्रंट पे। तनाशा को या तो छुपा रहना था या फॉरगॉटन लैंड वापस जाना था। तानाशाह ने कहा उसके वहाँ कुछ काम बाकी थे अभी भी। और तब लेलिन ने एक नया एकदम असाइनमेंट दिया। फॉरगॉटन लैंड में एक कोबोल्ट ट्राइब है, मुझे उसके स्ट्रोंगर मेंबर का रैंक 3 या उससे ऊपर का ब्लड एसेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि ना कोबोल्ट एक, मतलब एक बारे में ना र्यूमर था उनके बारे में कि ग्रेट जाइंट ड्रैगन ब्लड लाइन होता है उनके पास। और लेलिन को ये रिसर्च के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगा था। तनाशा ने इमिडिएटली एग्री किया, कोई मुश्किल नहीं, फॉरगॉटन लैंड में तो सब आपस में लड़ते ही रहते हैं, बैटल कॉमन है वहां पर। यहाँ पर न अब लिलिन ने प्रैक्टिकली खुद को मैगस टावर में न बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि न तीन रीजन थे। पहला रीजन ये था कि टावर के अंदर एलिमेंटल पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन बाहर से 10 गुना ज़्यादा है, तो स्पिरिचुअल फोर्स ग्रोथ को न ऑटोमेटिक ही फास्ट है। दूसरा, हाई लेवल एक्सपेरिमेंट सिर्फ यहाँ पर हो सकता है, बाहर नहीं। तीसरा है टावर हाई रैंक्ड मैगस की प्रोबिंग ब्लॉट एकदम ब्लॉक करता है। लेलिन के सारे सीक्रेट यहाँ पर सेफ रहेंगे। तो वो ना सोया ना खाया ढंग से, बस मेडिटेशन और रिसर्च और एआई चिप की हेल्प से टॉप नॉच रिजल्ट आने लगे, एक के बाद एक। अब यहाँ पर ना सीन शिफ्ट होता है टावर के जाइजेंटिक लाइब्रेरी में, और यहाँ है लेलिन का अप्रेंटिस स्नूपी। बेचारा स्नूपी एक कॉपर कलर्ड बुक उसको ना चेन से ना बांध रहा था। वो बुक जो है ना एकदम चीखे मार रही थी, एकदम चिल्ला रही थी, और उसके पेजेस में दांत थे। ये मैगस वर्ल्ड है भाई, यहाँ बुक भी डेंजरस होते हैं। लेलिन की लाइब्रेरी में साउथ कोस्ट, ट्वाइलाइट जोन और सेंट्रल कॉन्टिनेंट से कलेक्ट की गई हुई ना बुक थी, इतनी ज़्यादा कि स्पेस प्रैक्टिकली फुल था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का एक्यूमुलेटेड नॉलेज तो और भी शॉकिंग था। स्नूपी की जॉब थी कि इन्हें जेनर एकदम जेनर वाइज एकदम ना एबीसीडी के तरीके से सॉर्ट करना और प्रिजर्व करना है। मुश्किल काम था, लेकिन वो खुश था। टावर की एनर्जी पार्टिकल और इतनी सारी बुक पढ़ने का मौका, इतनी खुशी से वो तो खुशी से ही मर जाता, वो सोच रहा था। लेकिन सच ये था कि दिन रात पढ़ते हुए भी वो लेलिन की कलेक्शन का एक छोटा हिस्सा ही कवर कर सकता था। तभी स्नूपी को पहली बार समझा, एकदम समझ आया कि अपने मेंटर की नॉलेज की एक्चुअल डेप्थ उसे समझ आई। लाइब्रेरी के एक रूम में लेलिन एक जाइंट स्टडी डेस्क पर ना बैठे हुए एक क्विल क्विल से ना लिख रहा है यहाँ पर कुछ। और स्पीड हर सेकंड में ना 10 कैरेक्टर। स्पेल और सुपर नेचुरल कोऑर्डिनेशन की वजह से ये स्पीड एकदम ना बहुत भयानक थी। वो क्या लिख रहा था यहाँ पर, एआई चिप का सारा रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन मैन्युअली रेप्लिकेट कर रहा था, वो डॉक्यूमेंट में ट्रांसफर कर रहा था यहाँ पर। और हो गया। लेनिन ने पेपर देखे और सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन आया। इकोलॉजिकल गार्डन का एक्सपेरिमेंटल डाटा कंप्लीटली रेप्लिकेट हो गया था यहाँ पर। क्या हो गया था भाई? इकोलॉजिकल गार्डन, हाँ इकोलॉजिकल गार्डन। अब ना यहाँ पर लेलिन के क्विक सैंड कैसल में सबसे बड़ा एकदम गेंद था ब्लड वल्चर, उसका लूटा हुआ माल। लेकिन वहाँ लैब में बहुत सारा ना डाटा भी मिला था उसे। प्रॉब्लम ये थी कि कोर इन्फॉर्मेशन और रिसेप्टर मॉडल का मिसिंग था, तो वो डाटा अकेले कुछ काम नहीं आता। लेकिन फिर एक और चीज याद आई, ग्रीन स्किन्ड बारबेरियन मैगस की स्पाशियल पहुंच।
वो मैगोस जिसे लेलिन ने कर्ज से बचाया था। उसकी पाउच में कुछ रिसर्च डाटा और नोट थे। लेलिन ने एआई चिप से दोनों डाटाबेस कंपेयर किए और क्लिक कनेक्शन मिल गया। वो टॉर्न जर्नल जो ग्रीन स्किन बारबेरियन के पास था, वो वही कोर डाटा था जो लैब में मिसिंग था। एक फ्लॉड पीस भी लेलिन के लिए इनफ था। डिडक्शन और सिमुलेशन से बाकी एकदम यहाँ पर रीड्राइव हो सकता था। टाइम की बात थी बस। और तनाशा के साथ इंटरेक्शन ने और भी डाटा प्रोवाइड किया था। ग्रेजुअली वो पूरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर ना रीड्राइव कर सकता था। और जब लेलिन ने यहाँ पर कंटेंट पढ़ा, वो हैरान रह गया। ब्लड लाइन ट्रांसफर और कंबाइन करके एक्सपेरिमेंट। क्विकसैंड एक वॉरलॉक ऑर्गेनाइजेशन का अलायंस था। उनका ब्लड लाइन रिसर्च ओरोबोरस क्लान से भी ज़्यादा इन डेप्थ और कॉन्सेंट्रेटेड था। लेलिन एक कम्प्लीटली नए लेवल पर आ गया था इस डाटा की वजह से। लेलिन के मन में एक प्रीमोनिशन आया, अगर मैंने ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट पूरी तरह एनालाइज कर लिया और एआई चिप के सिस्टम में डाल दिया, तो मेरा ब्लड लाइन रिसर्च एक अनइमेजिनेबल स्टेज तक पहुंच जाएगा। शायद मैं शायद मैं रैंक 1 और रैंक 2 ब्लड लाइन क्रीचर से डायरेक्टली जीन्स एक्सट्रैक्ट करके एक एंशियंट ब्लड लाइन असेंबल कर सकता हूँ। यहाँ ना बहुत बड़ा ना डील है, समझते हैं। यहाँ पर ना ब्लड लाइन सेकल है। यही एक वॉरलॉक की ना सबसे बड़ी लिमिटेशन है। जब कोई अपने ब्लड लाइन की पीक पर पहुंच जाता है, तो वो एक डेथ एंड पे होता है। तब वो ब्लड लाइन मॉड्यूलेशन और कॉम्बिनेशन रिसर्च की तरफ जाते हैं। ओरोब्रस क्लान के 3 एल्डर भी यही कर रहे थे। जाइंट किमियन सरपेंट ब्लड लाइन के ऊपर कुछ और बनाओ और ब्लड लाइन सेकल तोड़ो, लेकिन अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं था उनका। और लेलिन सोच रहा था, एंशियंट वॉरलॉक ने इस एरिया में हमसे कई कहीं ज्यादा काम कर रखा है। ये डाटा उसका लास्ट होप भी हो सकता था, अगर मॉर्निंग स्टार प्रोमोन यहाँ पर ना प्रमोशन ना हो गया होता पुर्गाटोरी वर्ल्ड से। और यहाँ पर टावर गेनी ये ब्रॉड लाइन रिसर्च डाटा लेवल 1 कॉन्फिडेंटली एक साथ स्टोर कर रहा था। इस पॉइंट पर लेलिन ने फील किया कि मेगस टावर बनाना कितना सही डिसीजन था। बिना टावर के ना एक्सपेरिमेंट होता, ना सिक्योर इंफॉर्मेशन स्टोरेज होता, ना वैल्यूएबल आइटम को छुपाने की जगह होती। टावर ने लिटरली हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। लेलिन खाना खा के रिसर्च शुरू करने वाला था, तब टावर गेनी सडनली अपीयर हुआ और बोलता है, मास्टर, साउथ ईस्ट में लगभग 200 किलोमीटर दूर एक स्ट्रॉन्ग रेडिएशन डिटेक्ट हुआ है। एस्टिमेटेड रैंक 3 या उससे ऊपर का मैगस। ये टावर का एक और ना सुपर पावर है। डिटेक्शन रेंज में ये एआई चिप से कहीं आगे है। इसलिए मैगस टावर बनाते ही अपने टेरिटोरी पर कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है। कोई भी आंखों से बच नहीं सकता। एक्यूरेसी में थोड़ा कम था अभी, एग्जैक्ट नंबर या जेंडर नहीं बता सकता था, लेकिन जैसे विजिटर क्लोज आते इमेज शार्पर होती जाती। लेलिन ने इमेज देखी। यहाँ पर ना ये वही है, बाहर जाना पड़ेगा, हेडेक आ रहा है मुझे, ऐसा ही बोल के वो बाहर जाता है। और सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर। ओनिक्स कैसल के बाहर मार्कियोस केसा आई थी, एक और फीमेल वॉरलॉक के साथ। कुबलेर बटलर इंफॉर्मेशन में यहाँ पर ना अपना बटलर कुबलेर एकदम सर झुका के बोला कि मास्टर एक्सपेरिमेंट में बिजी हैं, थोड़ा वेट करें। लेकिन केसा ने कहा, जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी आ रहे हैं। और सच में दूर से एक शैडो वेविंग करता हुआ आ रहा था। लेलिन उतर के आया, रोप्स हवा में लहराते हुए। केसा को रेस्पेक्टफुल नोट दिया और दूसरी फीमेल वॉरलॉक को भी देखा। उसके जेट ब्लैक बाल कमर तक थे। जाइंट किमियन सरपेंट ब्लड लाइन के डार्कनेस एलिमेंट एनर्जी पार्टिकल से अफेक्टेड थी। फेयर स्किन था, जेंटल फीचर थे और बॉडी भी काफ़ी खूबसूरत था। बहुत सालों बाद भी याद रहने वाली बॉडी थी। लेकिन लेलिन को जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, वो था उसका वाइल्ड और रेकलेस पर्सनैलिटी। मार्कियस फियर, ये जो मार्कियस फेरा का भी ना स्वागत है। और यहाँ पर बोलता है लेलिन। लेलिन ने ना यहाँ पर दोनों को स्वागत किया और अंदर लेके गया। केसा ने सोशल एकदम ना
ये सब फॉर्मेलिटी वगैरह सब कुछ छोड़ के इग्नोर करके सीधा लेलिन को एक पैसिनेट हक दिया। मतलब हक दिया मतलब ना गले लगा दिया। लेलिन, मैंने तुम्हारा शुक्रिया अभी तक अदा नहीं किया है। तुमने मेरी जान बचाई थी। पहले सोचा था तेरे टावर के कंस्ट्रक्शन में हेल्प करूं, लेकिन अब देख रहा हूं कि तुम मुझे कहीं ज़्यादा अमीर हो मुझसे। कैसा जेलेसी मतलब जेलेसी थी टावर की। ये सब इतना खूबसूरत टावर देख के लेनिन ने हाथ नाक पर रखा और बिंदास बोला, ये तो लाइफ में रिस्क उठाते उठाते की थोड़ी सी बचत है। केसा ने एकदम मुंह घुमाते हुए कहा, अच्छा अच्छा, फ्रेया और मैं स्पेशली तुमसे मिलने आई हैं। अब टूर नहीं करवाओगे? लेलिन ने वॉरीली हाथ फैलाए और केसा के साथ आम से आम मिला के चलना शुरू किया और बोलता है, जरूर खुशी होगी, आइए ना। दोस्तों, यहाँ ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लोज मैगस को अपना मैगस टावर दिखाना, यहाँ रहने देना, रिसर्च करने देना, ये बॉन्ड स्ट्रेटन करने का ना, ताकतवर करने का एक तरीका है। मैगस वर्ल्ड में लेलिन भी यही कर रहा है। और यहाँ पर लेलिन क्या इसके जो सीक्रेट्स हैं ना, एक्सपोज होने का डर नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं। टावर गेनी की मैनिपुलेशन एबिलिटीज की वजह से जो लेलिन नहीं दिखाना चाहता था, वो मॉर्निंग स्टार मैगोस के लिए भी ढूंढ पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। सीक्रेट परफेक्टली सेफ था यहाँ पर। अब यहाँ पर केसा, जो कि एक सीनियर है लेलिन की, वो पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाती है टावर देख के। वो एकदम सोफे पे हाफ लेटी हुई बोलती है, यार लेलिन, तू सिर्फ मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं, तू सीनियर लुसियन से भी ज़्यादा अमीर है। फ्रेया थोड़ी चुपचाप सी है, जैसे कुछ सोच रही हो, कुछ प्लान चल रहा है दिमाग में उसके। और यहाँ पर कैसा अपनी आदत से बाज नहीं आती, सीधा बोल देती है, कुछ रातें मेरे साथ चाहिए तेरा? मतलब कोई भी ना पोजीशन चलेगा यहाँ पर, ऐसा ही कुछ बोल रही थी। और लेलिन बेचारा टिपिकल लेलिन स्टाइल में एकदम स्ट्रेट फेस बना के टॉपिक चेंज कर देता है। ये लेलिन मतलब क्या बोले। तो फिर फ्रेया आगे आती है और बोलती है कि यहाँ पर मैं एक चीज खरीदना चाहती हूँ तुमसे, और वो चीज है ब्लड लाइन क्रिस्टल। अब ये ब्लड लाइन क्रिस्टल क्या होते हैं? ये वो रेयर मटेरियल है जो किसी भी वॉरलॉक की ब्लड लाइन को ना एकदम स्ट्रेटन, पावरफुल और प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेलिन के लिए तो कोई खास काम नहीं है, क्योंकि उसकी ब्लड लाइन ऑलरेडी मैक्सिमम प्यूरिफाई हो चुकी है। लेकिन फ्रेया के लिए ये सोने है, मतलब सोने से भी ना ज़्यादा कीमती है, क्योंकि उसके खानदान की ब्लड लाइन रिग्रेट हो रही है। अब लेलिन को शक होता है और बोलता है, लेलिन, तुम्हें कैसे पता मेरे पास क्रिस्टल हैं? और कैसा एकदम शर्मा के स्ट्रेट अप बता देती है, मैंने बताया था। ये कैसा या हा हा। लिलिन एकदम चालाक बंदा है। उसने पहले से ही अपने पास कुछ क्रिस्टल छुपा के रखे थे। क्योंकि ना अगर वो सारे क्रिस्टल गिलबर्ट को दे देता तो लगता कुछ सस्पिशियस लगता। एक नॉर्मल स्टूडेंट थोड़ा सेल्फिश तो होगा ही ना। गिलबर्ट समझदार है। उसने देखा कि लिलिन के पास कुछ क्रिस्टल हैं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, और इसे एक्चुअली लिलिन पे और ना ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ गया उसका। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी, जब बात फैल जाए तो लुसियन और मिरिंडा जैसी क्रेजी लोग भी आ सकते हैं डिमांड करने के लिए। तो बेहतर यही था कि केसा और फ्रेया को ही दे दो यहाँ पर, और मामला ख़त्म करो। फ्रेया ऑफर करना शुरू करती है। पहली चीज, हाइड्रो और क्रिस्टल फेज के स्पेल फॉर्मेशन, जो उसके खानदान में जेनरेशन से चले आ रहे हैं। ये फॉर्मेशन लेलिन की स्पिरिचुअल फोर्स कॉम्प्रेशन की सक्सेस रेट को 10% तक बढ़ा सकते हैं। लेलिन की आंखें थोड़ी चमकती हैं, लेकिन वो स्ट्रेट फेस रखता है और बोलता है, ये काफ़ी नहीं है। और फिर फ्रेया एक छोटा सा लाल बॉक्स टेबल पे रखती है। सील लगे हुए हैं उसके ऊपर, एनर्जी पार्टिकल से बंद है। लेलिन एक हल्का सा पोक मारता है और सीधा क्रिस्टल फेज मैगस लेवल की डार्क एनर्जी निकलती है और सारी सील टूट जाती है। केसा और फेरिया दोनों शॉक्ड हैं। बॉक्स के अंदर एक लाल आठ, एकदम 8 खून वाला रत्न, सोने से भी मतलब सोने के रुइन उसके अंदर घूमते हुए। लेलिन का यह चिप तुरंत इंफॉर्मेशन देता है, ये है हॉल्स जोएल,
3 एंशिएंट वंडरस आइटम में से एक, जो ब्लड लाइन वॉरलॉक की स्पिरिचुअल फोर्स कंप्रेशन को ड्रामेटिकली बूस्ट करता है और हाइड्रोफेज एडवांसमेंट की सक्सेस रेट को 50% तक बढ़ा देता है। लिलिन के अंदर एक्साइटमेंट का तूफान आ जाता है, लेकिन बाहर से एकदम पोकर फेस बनाए हुए है। लेलिन अभी रैंक 3 वैपियर फेज वॉरलॉक है। हाइड्रोफेज में जाने के लिए उसे मिनिमम 300 स्पिरिचुअल फोर्स चाहिए। अभी उसकी 251 है। हॉल्स ज्वेल और हाइड्रोफेज स्पेल फॉर्मेशन मिलने के बाद बोटल नेक का प्रॉब्लम प्रैक्टिकली सॉल्व हो जाता है। अब सिर्फ स्लोली स्पिरिचुअल फोर्स एक्यूमुलेट करनी है उसको, कुछ डिकेड में हो जाएगा। फ्रेया स्माइल करती है और बोलती है कि काश, काश मैं ये बिना किसी शर्त के दे देती। और लेलिन अंदर से सोचता है, अच्छा हुआ कुछ था मेरे पास जो इसे चाहिए था, वरना ये मुझे मुझे अब अपने घर का दामाद बनाना चाहती थी। ये मतलब क्या, एक ना क्लासिक ट्रैप है मैगस हिस्ट्री में। जो लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन कोई बैकग्राउंड नहीं होता, उन्हें ऐसे गिफ्ट से फंसाया जाता है जब तक वो किसी बड़े खानदान में ना शादी करने पे मजबूर ना हो जाए। लेकिन लेलिन अलग है, वो किसी ट्रैप में नहीं आता। उसके पास एआई चिप है। उसकी लर्निंग स्पीड, प्रोसेसिंग एबिलिटी, रिसर्च प्रोडक्ट, सब कुछ बाकी मैगोस से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो रिसोर्स का प्रॉब्लम उसके लिए अभी बड़ा नहीं रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम ज़रूर है, उसके पास बहुत सारे सीक्रेट हैं। एआई चिप उसकी सच्ची पावर, उसके हिडन रिसोर्स, ये सब एक्सपोज नहीं हो सकते। इसलिए वो हमेशा अकेले रहना प्रीफर करता है, शैडो में छुपता रहता है। और यही वजह है कि उसने आज तक कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं बनाया। जो भी हुआ वो सिर्फ टाइम पास या ज़रूरत थी, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब यहाँ पर ना एक फनी सीन, लेलिन ब्लड लाइन क्रिस्टल लाने के बहाने अंदर चला जाता है। केसा और फ्रेया अकेली रहती हैं लिविंग रूम में और ये दोनों सोचती हैं कि लेलिन नहीं है तो थोड़ा रिलैक्स करो। केसा फ्रेया को कन्विंस करती रहती है, अरे ब्लड लाइन क्रिस्टल से सिर्फ 100 साल के लिए डिले होगा डिटोनेशन। असली सॉल्यूशन तो लेलिन का फ्रेश ब्लड एब्जॉर्ब करना है। उसकी ब्लड लाइन इतनी प्योर है कि तुम्हारे खानदान की जेनरेशन सुरक्षित हो जाएगी। फ्रेया थोड़ी शर्माती है लेकिन काउंटर करती है, तो फिर तुम क्यों नहीं करती ये। केसा एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, मैंने ट्राई किया यार, वो तो पत्थर का बना हुआ है। और फिर सीन थोड़ा सा ना और इंटरेस्टिंग हो जाता है इनके बीच में। और लेलिन टावर गेनी के थ्रू ना पूरा सीन देख रहा है सीधा कैमरा फुटेज से। वो थोड़ा स्टंड होता है, ये लोग सच में पागल हैं। लेकिन फिर लेलिन की एक स्लाई स्माइल आती है चेहरे पर। पहले वो इसलिए वुमेन के साथ ना नहीं सोता था क्योंकि ना डर था उसे कोई ब्लड लाइन स्टील करके करके ना उसकी टेक्निक यूज कर सकता है। लेकिन अब क्विक सैंड कैसल से जो रिसर्च डाटा मिले हैं उसे ब्लड लाइन कॉम्पोजिशन के बारे में, उसकी नॉलेज बहुत गहरी हो गई है। थोड़ा और टाइम दो, वो एक ऐसी टेक्निक डेवलप कर लेगा जिसमें उसका सीड लीक नहीं होगा। और फिर एआई चिप के साथ कंबाइन करो, कोई भी कुछ नहीं ले पाएगा, चाहे कितना भी ट्राई करे। जब वो टाइम आएगा, इन लोगों के चेहरे देखने लायक होंगे। लेलिन सोचता है और थोड़ी खुशी भी फील करता है। फिलहाल के लिए उसने डिसाइड किया है कि कुबलेर को ऑर्डर करेगा कुछ ब्यूटीफुल फीमेल स्लेव खरीदने के लिए। ओह, यही था, जरूरत है भाई को। काफी देर बाद जेंटलमैन की तरह लेलिन वापस आता है लिविंग रूम में। दोनों औरतें बिल्कुल एकदम नीट और सॉर्टेड बैठी हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन लेलिन की नाक तेज है, एक खास खुशबू हवा में है जो सब कुछ बता देती है। केसा और फ्रिया दोनों एकदम ब्लशिंग कर रहे हैं। लेलिन एकदम मस्त अंदर ही अंदर हंसता है, फिर एकदम सिल्वर ट्रे टैप एकदम टेबल पे रखता है और एक डीप स्कारलेट ग्लो से चमकता हुआ ब्लड लाइन क्रिस्टल सामने आता है। फ्रेया एकदम सीरियस हो जाती है, हम बहुत ग्रेटफुल हैं, उम्मीद है हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। और कैसा कभी भी सीरियस मूड में नहीं रहती, तुरंत बोल देती है, अरे लेलिन, मैंने सुना है कि तूने कुछ और भी एंशियंट क्रिएचर के रिमेन्स छुपाए हुए हैं। वो वो भी शेयर करना यार। लेलिन सिर्फ सर हिला के मुस्कुरा देता है, क्या करे, मतलब क्या कर सकता था वो।
जाते जाते केसा लेलिन के कान में एक सीरियस वार्निंग देती है। मेंटोर गिलबर्ट ने कहा है, आने वाले दिनों में ओरोबोरस क्लान की बाउंड्रीज से बाहर मत निकलना। कुछ भी खास काम ना हो तो घर पर ही रहना। लेलिन तुरंत समझ जाता है, डेमोन हंटर साइरिल। हाँ, वही मॉर्निंग स्टार मैगस साइरिल, जो पहले लेलिन पे अटैक कर चुका है बिना किसी वजह के। अगर गिलबर्ट ने रेंस फोर्समेंट नहीं भेजे होते, लेलिन मर जाता। केसा कंफर्म करती है वो मॉर्निंग स्टार है, सिर्फ इंटेंशन जाहिर करे तो बाकी मैगस खुद काम कर देते हैं उसकी खुशी के लिए। नेफस के मैगस तो और भी क्रेजी हैं। और ये ऑर्डर सिर्फ लेलिन के लिए नहीं, रोबिन और केसा को भी यही इंस्ट्रक्शन मिली है गिलबर्ट से। लेलिन एकदम कामली मुस्कुराते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तो टावर में रहना चाहता था, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अभी टावर नया बना है, कुछ यहाँ पर कुछ काम है मेरा बाकी। वो ना यहाँ पर कैसा जो है एकदम राहत की सांस लेती है। दोनों चली जाती हैं यहाँ पर, और जैसे ही उनका स्लेट आंख से ओझल होता है, लेलिन की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। चेहरे पे आ जाता है एक डार्क ग्लूमी एक्सप्रेशन। मॉर्निंग स्टार साइरिल, लेलिन एक मैच्योर और एक्सपीरियंस इंसान है। वो जानता है कि अभी बाहर जाना तो सीधा मौत के मुंह में जाना है, और वो टोटोराइज सेल में रहने से नहीं मतलब शर्माता। इज्जत और रेपुटेशन बाद में सोचेंगे, पहले जिंदा बचो। लेकिन अंदर से ना वो एकदम खौलता हुआ है, और उसने दिल में एक बो ले लिया है। जिस दिन मेरी ताकत साइरल से ज्यादा हो जाएगी, वो दिन तेरा आखिरी दिन होगा। एक स्टार एक स्टार भी एक दिन बुझता है। साइरिल तो फिर भी सिर्फ एक इंसान है। तो फिर लेलिन अपने टावर में बंद हो जाता है, एकदम लो प्रोफाइल। एकदम सही फैसला भी था, क्योंकि उसके पास जो मटेरियल थे उन पे बहुत सारी आंखें थी। बहुत सारे मैगोस कुछ ना कुछ चाहते थे उससे। लेकिन अब लेलिन एक बैप्योर फेज मैगस है, हाई रैंक वाला। अपने टावर में वो एकदम क्रिस्टल फेज मैगोस के बराबर है। कोई भी सीधा अटैक करने से पहले 2 बार सोचेगा। क्या इतने छोटे मटेरियल के लिए एक प्रॉमिसिंग यंग मैगस को दुश्मन बनाना सही है? तो एकदम यहाँ पर ना डे काफ़ी पीसफुल गुजरते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, लेलिन ने पहले तनाशा के जरिए सीक्रेटली बहुत सारे रिसोर्स मूव करवाए थे। अगर ये बात फैल जाती तो मॉर्निंग स्टार मैगस भी इन्वॉल्व हो जाते। इतना डेंजरस था कि यहाँ पर ना उसके पास इतने सामान है ना कि एक बार अगर लीक हो गया ना तो लेनिन तो गया काम से। तो लेनिन 1 साल तक वेट करता है, और फिर केयरफुली ओरोबोरस क्लान के थ्रू एक ऑक्शन अरेंज करता है। सारी माल बिक जाता है, और खरीदने वाला कोई और नहीं, सीनियर लुसियन खुद था। 1 साल की पेशेंस, और ट्रांजैक्शन बिल्कुल स्मूथ हो गया था। एक सेंचुरी की जिंदगी की सारी मुश्किलें सेटल हो गई हैं। साइरिल का डर है, लेकिन लेलिन फैसला कर लिया है कि वो अपने टावर में रहकर काम करेगा। एकदम पीसफुल एक सेंचुरी का कहानी है। रोज का शेड्यूल कुछ ऐसा है। पहली बात, फिक्स टाइम पे मेडिटेशन। दूसरी बात, लामिया फिंगरबोन की रेडिएशन से अपने ब्लड लाइन को मैच्योर करना। तीसरी बात, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना। और कभी कभी स्नूपी को मेंटोर करना और अपनी टेरिटोरी का पेट्रोल करना। ये सुनने में बोरिंग लग सकता है, लेकिन लेलिन के लिए ये सबसे प्रोडक्टिव टाइम था। ओनिक्स कैसल, एक सेंचुरी बाद वक्त गुजरता गया, और लेलिन की टेरिटोरी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। ओनिक्स कैसल, जो पहले सिर्फ एक नया स्ट्रक्चर था, अब एक असली जगह बन गई थी। सेंचुरीज पुराने कैसल में जो एक ग्रेविटीज होती है, वो नोबिलिटी का निशाना होती है। और अब लेलिन के कैसल भी उस कैटेगरी में आ गया था। और पास में मेगस टावर की इटरनल ग्लो हमेशा की तरह जल रही है, जैसे एक लाइट हाउस जो कभी ना बुझता नहीं है। अब एक और यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा एरी सीन है। लेनिन एक एक्सपेरिमेंटल डेस्क पे ना हाफ नेक लेटा हुआ है। रोबोटिक आर्म उसके ऊपर एक क्रिस्टल बॉल होल्ड कर रही है, और उसमें से ब्लड रेड रेज निकलती हैं जो उसके पूरे पूरे के पूरे बदन पे ना स्वीप करती है। क्रिस्टल बॉल के अंदर लामिया फिंगर बोन, वो मिस्टीरियस मिल्की वाइट हड्डी जो इतनी सारी पावर देता है।
2 घंटे का ना प्रोसेस होता है। जब लेलिन आंखें खोलता है, उसकी पुपिल एम्बर रंग की हो गई है, ओमनियस ग्लो उसके ग्लो के साथ, और सामने रखे सारे टूल्स एक दम से ऐश हो जाते हैं, ग्रे बन जाते हैं। पत्थर एकदम बना दिए गए थे, अलार्म बज रहे थे। लेलिन अपनी आंखें नीचे झुका के सोचता है, ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा रिच हो गई है, ये भी एक प्रॉब्लम बन सकती है। फिर वो दोबारा आंखें उठाता है, एम्बर फेड आउट वापस, बॉटमलेस ब्लैक पुपिल। और फिर एक अजीब काम करता है वो, अपनी खुद की स्किन फाड़ना ना शुरू करता है, जैसे एक सांप मोल्टिंग करता है ना, मतलब स्किन निकालता है ना अपना। लेलिन अपनी पूरी आउटर स्किन उतार देता है, स्केल के निशान, फ्लूइड, सब कुछ उस वो जो ओल्ड स्किन था ना, ओल्ड स्किन में है। और ये तीसरी बार हो रहा है, और ये मोल्टिंग जो है तीसरी बार हो रहा है। लेलिन थोड़ा हेल्पलेस फील करता है। ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ना, वॉरलॉक जितने हायर रैंक पे जाते हैं, उतने कम ह्यूमन रहते हैं। वो लिटरली एंशियंट क्रिएचर की तरफ ट्रांसफर हो रहे थे, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जाइंट किमियन सरपेंट ब्लड लाइन वाले वॉरलॉक नेचुरली मोल्टिंग करते हैं, और लामिया फिंगरबोन की रेडिएशन से ये प्रोसेस और एक्सेलरेट और ज़्यादा तेज़ी से हो गया था। हर मोल्टिंग के बाद मैसिव स्ट्रेंथ बूस्ट मिलता है, और 100 साल तो गुजर गए। बाथ के टाइम लेलिन अपने स्मूथ नए स्किन को देख रहा है, और एक थॉट आता है उसके दिमाग में, कितना वक्त गुजर गया, एक पूरा सेंचुरी हो गया है फॉरगॉटन लैंड के बाद। 100 साल, एक कॉमन फैमिली में चार चार से पांच जेनरेशन आ जाता है इस टाइम में। लेकिन लेलिन के लिए वो अभी अपनी टीनेजर स्टेज में है। एक हाई रैंक्ड वॉरलॉन्ग की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और इन 100 साल में उसने क्या क्या किया, वो रिसर्च करता रहा, अपनी नॉलेज सबसे एक्सपेंड करता रहा, और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की नॉलेज से अपनी नॉलेज को मर्ज करता रहा। मल्टीपल फील्ड में बाउंड्री लेवल एक्सपर्टीज हासिल कर ली उसने। एआई चिप के अपडेट आते रहे। लिलिन फार्लियर रैंक 3 हाइड्रोफेज वॉरलॉक, स्ट्रेंथ 30, एजिलिटी 30, वाइटलिटी 45.5, स्पिरिचुअल फोर्स 312, 315 है। याद है ना, पिछले चैप्टर में हमने स्पिरिचुअल फोर्स सिर्फ 251 थी और टारगेट था 300, अब 315 हो गया है। हाइड्रोफेज ब्रेक थ्रू कर लिया गया है। और 20 साल पहले हॉल ज्वेल और हाइड्रोफेज स्पेल फॉर्मेशन यूज करके लेलिन ने अपनी स्पिरिचुअल फोर्स कॉन्डेंस की, और व्याप्योर फेज से हाइड्रोफेज में एडवांस कर लिया। स्ट्रेंथ और एजिलिटी दोनों 30-30 पे ना आ गई है। ये जाइंट किमियन सरपेंट ब्लड लाइन की करंट लिमिट है, आगे और नहीं बढ़ेगा अभी। वाइटलिटी भी एक लेवल के बाद स्लो हो रही थी, लेकिन जो स्ट्रेंथ यहाँ पर है ना, वो किसी भी नॉर्मल क्रिस्टल फेज मैगस को शॉक कर देगा। लंच टाइम में दो टीनेज गर्ल मेड कस्ट्यूम में, वो एक्चुअली रैंक 1 वॉरलॉक सिस्टर हैं, जाइंट मानकास्टर स्नेक ब्लड लाइन वाली। और ओबरस क्लान में लो स्टेटस, जो स्टेटस है ना उनका, तो फैमिली ने खुशी खुशी इन्हें लेलिन की सर्विस में भेज दिया। क्यों? क्योंकि ना मैगस टावर में रहना इवन बेसिक एरियाज में एक प्रिविलेज है। रेडिएशन से कॉमनर मर जाएंगे, सिर्फ मैगस सरवाइव कर सकते हैं। और स्नूपी, वो अब रैंक 2 वॉरलॉक बन गया है। ब्लैक हॉरल स्नेक ब्लड लाइन के लिए ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। लेलिन खुश है अपने स्टूडेंट से। लंच के टाइम स्नूपी लाइब्रेरी मैनेजमेंट रिपोर्ट देता है, सब ठीक चल रहा है, बस एक सेक्शन में ना थोड़ी, यहाँ पर ना थोड़ी सी ना यहाँ पर हो गई है, डील में ना डील हो रही है। लेकिन फिर एक कॉन्सर्निंग रिपोर्ट आता है, बेसमेंट के कैप्टिविस्ट ज़्यादा इरिटेबल हो गए हैं। बाइंडिंग रूम की एनर्जी कंजप्शन 1.9% बढ़ गई है। लेलिन नीचे जाता है। एक रेनफोर्स्ड ग्लास के पीछे एक लार्ज रेड आई कोबोल्ट एकदम ड्रॉप टपकाता हुआ बार बार अपना सर दीवारों से मार रहा था। हर बार एकदम थिक ब्लू इलेक्ट्रिक करंट उसके बदन को जला देता है, लेकिन वो रुकता नहीं है। लेलिन इंफॉर्मेशन एकदम रिट्रीव करता है। पता चलता है कि ब्लड लाइन स्ट्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट के 8 दिन बाद हेस्ट्रिया के सिम्टम आ गए थे इस कोबाल्ट में।
लेलिन बिना किसी हेजिटेशन के ऑर्डर देता है, इस कोबाल्ट की कोई और ऑब्जर्वेशन वैल्यू नहीं है, ख़त्म करो इसे और इसे डिसइंटीग्रेट करो और उसे यहाँ पर मतलब जला दो। टावर गेनी बिना किसी इमोशन के एक ब्लैक लाइट चलाता है और वो कोबाल्ट जो रैंक 3 के करीब था, एक एक पल में ख़त्म हो जाता है। कोई फाइट नहीं, कोई चांस नहीं, एकदम निपटा दिया। ये सीन न सिर्फ एक कोबाल्ट की मौत नहीं है, ये दिखाता है कि लेनिन की डार्क साइड। वो एक साइंटिस्ट है और उसके लिए सब्जेक्ट सिर्फ डाटा सोर्स है। जब डाटा मिलना बंद हो जाता है, सब्जेक्ट की वैल्यू खत्म। सिंपल है। वो एक नेचर है जो उसके ना एक ऑर्डिनरी मैगो से अलग करता है उसे। वो कोल्ड है, कैलकुलेटेड है और कंप्लीटली रैशनल है। इमोशन उसके डिसेप्शन पे कभी हकम यहाँ पर ना उसके सीने में इमोशन ना कभी जलता ही नहीं है। ये क्रेज कोबाल्ट को ना खत्म होते देखकर वो बाकी जो कैप्टिविस्ट थे ना कोबाल्ट, बाकी के कोबाल्ट भी हैं, वो लोग ना डर गए थे। लेकिन उनकी आंखों में ना डर दिखता है और खुश हो जाता है। क्योंकि डर मतलब सैनिटी है और सैनिटी मतलब ये लोग अभी भी यूजफुल हैं एक्सपेरिमेंट के लिए। जिनमें हेस्ट्रिया मतलब ना पागलपन आ जाता है, वो किसी काम के नहीं रहते। ये सारे कोबाल्ट यहाँ तनासा की वजह से यहाँ पर थे। उसने लिलिन के ऑर्डर पे हाई ग्रेड कोबाल्ट ब्लड कलेक्ट किया था। साथ में ये कैप्टिव्स भी पकड़ के भेजे थे। लेलिन ने इन्हें क्विक सैंड ब्लड लाइन एक्सपेरिमेंट में यूज करना शुरू किया और रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आ रहे थे। कोबाल्ट जनरल एक इम्पोजिंग फिगर है, 2 मीटर से ज़्यादा लंबा, सॉलिड मसल, थिक स्केल, एक बड़ा हॉर्न और इम्प्रेसिव स्पीच से है। मतलब बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। लेलिन एक पाउच से एक गोल्डन ब्लड का ट्यूब निकालता है और कमाल की बात यह है कि कमरे में खड़े सारे कोबाल्ट एक साथ उस ट्यूब की तरफ न उठ के देखने लगते हैं। आंखों में एकदम डिजायर था। यह है एंशियंट रेड ड्रैगन का ब्लड लाइन। मतलब लेलिन सोचता है अगर वो यहाँ पर चाहे ना तो वो ड्रैगन किंग मिस्टिक माइट मेडिटेशन टेक्निक यूज करके किसी किसी भी कोबाल्ट को एक फर्स्ट जेनरेशन ड्रैगन ब्लडलाइन वॉरलॉक बना सकता है इंस्टेंटली। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। क्योंकि बिना रेस्ट्रिक्शन मेथड के एक इतना पावरफुल क्रिएचर बनाना अपने लिए ना अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट करना है। लेकिन कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिसका कंट्रोल उसके हाथ में ना हो। मोल्टिंग के बाद लेलिन को अर्जेंटली अपनी पावर टेस्ट करनी है। ब्लड चेंज हुई है तो कंट्रोल भी यहाँ पर ना थोड़ा बहुत ना मतलब कंट्रोल जो होता है ना वो ऊपर नीचे हो गया रहेगा। वो जाता है मैगस टावर के स्पेल एक्सपेरिमेंटल एरिया में, स्ट्रॉन्गेस्ट एलॉय से बना हुआ जो रैंक 3 तक के किसी भी स्पेल को यहाँ पर झेल सकता है। पहला टेस्ट, किमियोन स्केल रैंक 1 इनेट स्पेल। लेलिन का पूरा बदन एकदम ब्लैक स्केल से ढक जाता है। लेकिन इस बार अलग है। स्केल पे डिजाइन है, एक सिंबल बन रहा है और ऊपर के ब्राइट मेम्ब्रेन्स का एक सेकेंड लेयर भी है। ये इनेट स्पेल की खासियत है। जैसे मैगस पावरफुल होता जाता है, इनेट स्पेल भी इवॉल्व करते रहते हैं। वॉरलॉक के लिए तो और भी ज़्यादा ब्लड लाइन जितनी स्ट्रॉन्ग, इनेट स्पेल उतनी ज़्यादा एम्पलीफाई होती है। फिर टेस्टिंग शुरू होता है। फायर, अर्थ, वाटर, एलिमेंट अटैक, फिर स्पेशल लाइट और डार्कनेस अटैक, फिर फ्यूज स्पेल, लाइटिंग, हेल, विंड, ब्लेड्स, फायरबॉल, सब लेलिन पे बरसा मतलब लेलिन ने एक के ऊपर एक ना बरसा दिया जाता है यहाँ पर। कीमियन स्केल सब कुछ रोक लेती है यहाँ पर, एक भी स्क्रैच नहीं आता। फिर फिजिकल टेस्ट, यहाँ पर पपेट नीचे से निकलते हैं बड़े बड़े स्टील स्वॉर्ड, एकदम हैवी आर्मर और यहाँ पर सब कुछ ना एकदम रेडी थे वो अटैक करने के लिए। और एकदम आधे घंटे तक धमाल मचता है यहाँ पर। फाइनल रिजल्ट ये है कि स्पेल रेजिस्टेंस 160 डिग्री, फिजिकल रेजिस्टेंस 175 डिग्री। मतलब कॉमन रैंक टू स्पेल लेलिन को प्रैक्टिकली टच नहीं कर सकती। आई ऑफ पट्रिफिकेशन रैंक 2 पे एपेक्स, यहाँ पर ना अपेक्स तक ना पहुंच गई है पावर में। टॉक्सिक बाइल, ये तो और भी मस्त है, रैंक 3 रियलम को एकदम क्रॉस कर गई है। लेलिन खुश हो जाता है। ब्लड लाइन स्ट्रेंथ की मतलब ना फायदा था ये। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन ये है कि ना
नॉर्मली वॉरलॉक अपने ब्लड लाइन के साथ साथ एडवांस करते हैं, सब कुछ बैलेंस रहता है। लेकिन लेलिन के केस ना अलग है, वो बहुत जल्दी एडवांस कर गया था पहले, और उसकी जाइंट किमियोन सरपेंट ब्लड लाइन पीछे रह गई थी। इसीलिए रैंक 1 और रैंक 2 इनेट स्पेल काफ़ी वीक थे रिलेटिव, उसके रिलेटिव तो एक्चुअल पावर नहीं दिखा सकते थे, लेकिन अभी फुल पावर में आ गए हैं। अब 100 साल की ब्लड लाइन मैटुरेशन के बाद सब कुछ कैचअप कर गया है। इनेट स्पेल अब उसके एक्चुअल रैंक से मैच करती हैं, कई जगह ना एक्सेट भी करती हैं, ज़्यादा भी हैं। लेलिन क्वाइटली एजिप से पूछता है, सिमुलेशन का क्या हाल है? रैंक 3 स्पेल डेरिवेशन 98.9 कंप्लीट हो गया है। लेलिन मुस्कुराता है, ये स्पेल क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि ना लेलिन ने नोटिस किया था एक पैटर्न अपनी पिछली बैटल्स में, वो हमेशा पोशन प्लस स्पेल प्लस मेटियोर स्वर्ड उसके कॉम्बिनेशन पर ना डिपेंडेंट था। ये स्ट्रेटजी काम करती थी, लेकिन अगर ओपोनेंट किसी एक फैक्टर में उससे बेटर होता तो प्रॉब्लम आ सकती थी। उसके पास कोई एक श्योर फायर किलिंग मूव नहीं था। ऑप्शन उसने सोचे, बड़े बड़ा डेमोनिक वेपन, बहुत झंझट, और डेडली पोइसन पोशन जो होता है, इसके बारे में मटेरियल और लिमिटेशन है। एक पावरफुल कस्टम स्पेल यही बेस्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पर ना लेलिन ने ना एआई चिप की पूरी प्रोसेसिंग पावर को ना डेरिवेशन में ना लगा दिया। टावर गेनी को भी साथ में लगा दिया बर्डन शेयर करने के लिए। और रिजल्ट एक ऐसी स्पेल जो मिनिमम 300 डिग्री ऑफ फायर पावर दे सकती थी। इसका मतलब कॉमन क्रिस्टल फेज मैगस भी लेलिन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। मॉर्निंग स्टार से नीचे के सारे ओपोनेंट के लिए ये स्पेल काफ़ी था। लेकिन फिर लेलिन के चेहरे पे एक ग्लूम आता है। फॉरगॉटन लैंड का वो इंसिडेंट, डेमोन हंटर साइरिल, वो मॉर्निंग स्टार मैगोस अभी भी एक थ्रेट है। साइरिल ने खुद कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी फेवर पाने के लिए हाइड्रो और क्रिस्टल फेज के मैगोस लेलिन की तरफ आ चुके हैं। कुछ यहाँ पर ट्रैप पास करके लेलिन की टेरिटोरी में न घुस गए हैं, और मैगस टावर की एम्पलीफिकेशन से लेलिन ने इन्हें डिफीट डिफीट करके एक रेपुटेशन बना ली है। धीरे धीरे एकदम ट्रेस पासर कम होते गए, लोगों को समझ आ गई कि ये टेरिटरी सेफ नहीं है घुसने के लिए और मारने के लिए। लेकिन लेलिन के लिए 100 साल एक ही जगह बंद रहना फ्रस्ट्रेटिंग था, और अब नए स्पेल के साथ उसकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ गई थी। वो फील करता है कि अब वो टावर के बाहर भी क्रिस्टल फेस मैगोस से लड़ सकता है। लेकिन एक नया गोल सेट करता है, ओरोब्रस क्लान हेडक्वार्टर जाना होगा। क्यों? क्योंकि ना उसे चाहिए एस्ट्रल स्टोन। ये क्या है समझते हैं। एस्ट्रल स्टोन एक बेस मटेरियल है एस्ट्रल गेट बनाने के लिए, और एस्ट्रल गेट वो एक एडवांस्ड स्ट्रक्चर है जो हाइड्रोफेज वॉरलॉक अर्ली स्टेज में यूज कर सकते हैं। एक बड़ा माइलस्टोन है मैगस प्रोग्रेस के लिए। प्रॉब्लम ये है कि एस्ट्रल स्टोन बहुत ना रेयर होते हैं, मॉर्निंग स्टार मैगोस के पास होते हैं, पब्लिकली सर्कुलेट नहीं होते, इन्हें ट्रेड करना पड़ता है कुछ बहुत वैल्यूएबल चीज के बदले में। लेलिन के पास वैल्यूएबल चीज है एंशियंट रेड ड्रैगन ब्लड लाइन एसेंस, ब्लड वल्चर नेस्ट का यल्ट। कोई भी एक चीज एस्ट्रल स्टोन के लिए काफी है, लेकिन इन्हें एक्सपोज करना मतलब और मॉर्निंग स्टार मैगोस की आंखों आंखों में अपने ऊपर लाना है। एक साइरिल काफ़ी है, और उसे ज़्यादा साइरिल नहीं चाहिए। मतलब जो मॉर्निंग स्टार लेवल के मैगोस हैं ना, उन्हें के लिए उन्हें ना अपने तरफ ना अट्रैक्शन नहीं करवाना चाहता। लेकिन एक रोशनी की किरण है, केसा केसा सीक्रेटली लेलिन के टच में है, और उसने एस्ट्रल स्टोन के ना एक अरेंजमेंट के बारे में ना बताया था। और वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।